निकाय चुनाव की घोषणा के बाद से ही भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों के ही दावेदारों की एक लंबी फेहरिस्त सामने आई है। वहीं काशीपुर नगर निगम में मेयर पद को लेकर भाजपा में अचानक से एक ऐसा नाम उभरकर सामने आया है जिसने प्रदेश की ही राजनीति में हलचल मचा दी है। दरअसल भाजपा से दावेदारी करने वाले शक्ति प्रकाश अग्रवाल पेशे से व्यापारी हैं, लेकिन सक्रिय राजनीति से उनकी दूरी के चलते शायद ही किसी ने ऐसा सोचा हो कि वो कभी राजनीति में इस तरह से दावेदारी पेश करेंगे। लेकिन सामाजिक रूप से उनकी भूमिका हमेशा ही सक्रिय रही है, इसी वजह से उनकी लोकप्रियता भी बनी है। लेकिन अब राजनीति की चौखट पर टिकट का दरवाजा खटखटा रहे शक्ति अग्रवाल की दस्तक से कई दावेदारों के पसीने भी छूट रहे हैं। देखिए काशीपुर से शक्ति प्रकाश अग्रवाल से एक खास बातचीत, जिसमें राजनीति में आने के पीछे की वजह क्या है और क्या है पुराने नेताओं के राज, हमारे आवाज इंडिया के उत्तराखंड ब्यूरो चीफ योगेश शैली के साथ। शक्ति जी, आपका स्वागत है टीवी 24 में। नमस्कार, धन्यवाद शैली जी आपको इस अवसर के लिए बुलाने के लिए। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने अचानक से काशीपुर में एक विस्फोट टाइप का कर दिया है, जो दावेदारों के नाम चल रहे थे, अचानक से उसमें आपकी दावेदारी कहीं ना कहीं एक बड़ी सुर्खियां बन गया है, क्या कहना चाहिए? देखिए, बीजेपी का मैं पुराना सिपाही रहा, बीजेपी के मैं 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ। चाहे अभी एमपी का चुनाव हो, चाहे उससे पहले एमएलए साहब का हो, मैं उनका प्रस्तावक था। तो मेरा कहीं ना कहीं सक्रियता तो थी, पर जब तक आरक्षण नहीं घोषित हो जाता तो उसके लिए मुझे लग रहा था कि पहले से तैयारी करना ना समझी है। जब हमारा जनरल सीट आ गई तो उसमें मेरी दावेदारी के लिए मैं एलिजिबल हुआ। मैंने ये सोचा कि मैं नई क्रांति लाऊंगा, रेवोल्यूशन लाने के हिसाब से। जो पुराने थके हुए तरीके से राजनीति होती है कि टिकट मांगा, घर पे बैठ गए, प्रचार करा, विभिन्न तरीके के लोगों को लालच करके अपना इलेक्शन जीत गए, फिर जनता से भूल गए। क्योंकि मैं जिस परिवार से आता हूँ उसमें मेरे दादाजी और मेरे पिताजी भी सामाजिक रहे हैं। मेरे दादाजी 2 बार के यहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन भी रहे हैं, आज़ादी से पहले और बाद में। तो हम लोगों का काम सेवा ही करना है। आज भी हम विभिन्न NGOs के द्वारा और सामाजिक संगठनों के द्वारा जो भी कोई आता है, जितना अपने से बन पड़ता है हम देते हैं। तो इसलिए ये है कि सेवा तो चलनी है। मुझे लगा राजनीति ने मुझे चुना है, मैंने राजनीति को नहीं चुना, क्योंकि जनता की सेवा का एक ही रास्ता है कि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सीधे अप्रोच कर सकते हैं। अगर मैं 1 to 1 कोई मेरे ऑफिस आएगा तो मुझे नहीं पता कि उसको क्या ज़रूरत है, पर जब आप एक ऐसी सीट पे आ जाते हैं जो सब लोगों के लिए नॉर्मल हो जाती है और अप्रोचेबल हो जाती है, तो वो आदमी कोई भी आ जाता है। और अपने जितने भी 40 भागीदार और भी हैं मेरे साथ, तो यहाँ के पार्षद होंगे, उनको एक टीममेट की तरह अगर मुझे मौका मिलता है बीजेपी से, अभी मैं आज की तारीख में तो मैं दावेदार हूँ, भविष्य में अगर मौका मिला तो मैं उम्मीदवार होऊंगा, और अगर मैं जीतता हूँ तो फिर मैं भागीदार भी होऊंगा। अचानक से जो आपकी दावेदारी और चंद बड़े नेता असहज महसूस कर रहे हैं, इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? ऐसा होता है ना, मैं थोड़ा खेल से ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ। क्रिकेट में 3 फॉर्म होते हैं, टेस्ट मैच, वनडे और T20। मैं T20 वाला प्लेयर हूँ। हम पहली बॉल पे सहवाग की तरह चौवा छक्का मारने की सोचते हैं, तो हम आए तो हम ताबड़तोड़ी बैटिंग करेंगे, चाहे हमें टिकट की उम्मीदवारी मिले या ना मिले। जनता के बीच में आगे भी रहना है, हमारा जनसेवा केंद्र यहाँ पे है। अगर कोई ये भी नहीं है कि अगर आज दावेदारी नहीं मिलती तो उसमें दिक्कत नहीं, पर मेरा स्टाइल जो है वो, जब भी मैं कोई काम करता हूँ तो पहले तो मैं सोचता हूँ, वो मैं करता हूँ, और जो करता हूँ उसे पूरा ही करता हूँ। लेकिन जैसे भाजपा में आपकी सक्रियता को लेकर के भी सवाल उठे हैं, और कहीं ना कहीं सीधे मेयर की दावेदारी करना अचानक से। ऐसा है, जो हमारे काशीपुर के राजनीतिज्ञ हैं और भीष्म पितामह हैं, वो हरवत सिंह चीमा जी हैं। मैं उनसे 20 साल से जुड़ा रहा हूँ। उषा चौधरी जी से मेरे बड़े घनिष्ठ संबंध रहे हैं, और भी जो आज पार्टी में दावेदार हैं वो कहीं ना कहीं हमारे गुरु रहे हैं। उनसे हमने सीखा है, उनसे चलना उनको समझा है, और पहले भी वो चुनाव लड़े हैं, जो भी मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ मंच से, तो उनके उसमें भी हमने सहयोग करा। मैं ये एक बात बड़े दावे से कह सकता हूँ कि मेरे अलावा जो पार्टी में इस टाइम दावेदार हैं, वो विभिन्न मौक़ों पे पार्टी विरोधी गतिविधियों में या पार्टी के खिलाफ जाके लड़े हैं। मैं एक अकेला ऐसा उम्मीदवार हूं जो लगातार कंटिन्यूसली लास्ट 21 ईयर्स से पार्टी का सच्चा सिपाही के रूप में मैंने कार्य करा है।
जिसने पार्टी को मौका दिया मैंने उसे वोट भी दिया और उसे तन मन धन से लड़ाया भी। तो लोगों का ये सोचना कि सक्रियता नहीं थी, एक बिजनेसमैन का काम बिजनेस करना होता है। ऊपर वाले ने हर तरीके के आदमी को, व्यापारी को व्यापार करने के लिए बनाया है, सेवा को सेवा करने के लिए बनाया है, सीए को बुद्धि दी है तो वो अपने प्रोफेशन में काम करता है, डॉक्टर डॉक्टरी करता है, तो उन लोगों को राजनीति का नहीं होता। पर अब हमें लगा कि अब ऐसी उम्र के पड़ाव पे आ गए हैं कि बच्चे अपना सेटल हो गए, बड़े हो गए, घर में कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं है, सब बहनों की शादी पिताजी के टाइम पे हो गई थी, तो अब इस जिम्मेदारियों के अलावा अब देश सेवा, राष्ट्र सेवा का मौका आया तो वो भी करनी चाहिए। अब विचार आया है कि अब शहर की सेवा भी की जाए, तो किस तरीके का नेतृत्व आप मानते हैं? देखिए, मैं कोई ख्वाली पुलाव या मुंगेरी लाल के सपने की मैं काशीपुर को सिंगापुर बना दूंगा, ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। काशीपुर एक हमारा पौराणिक शहर है, काशीपुर को उस पौराणिक शहर की ही है स्थिति में लाना है। उसको गेट दरवाजे इस तरीके के करने चाहिए जो लगे कि हाँ ये पौराणिक शहर है। द्रोणा सागर इतना पुराना हमारा शहर है, उसको पर्यटन स्थल बनाया जाए। एक वेडिंग जोन हो जिसमें जितने ये ठेले खड़े रहते हैं और जाम का और उसका विषय बनते हैं उनके लिए एक अलग से स्थान होगा। काशीपुर में 2% स्टैम्प ड्यूटी लगती है जब हम कोई दाखिला खारिज के लिए जाते हैं, वो पूरे ऑल ओवर उत्तराखंड नहीं है। उसको मैं नगण्य करने को नहीं कहूँगा क्योंकि आय के स्रोत भी देखने पड़ेंगे। एक बैलेंसिंग होना चाहिए कि आपकी आमदनी क्या है और खर्चे क्या है। आमदनी के विभिन्न प्रकार हैं, जैसे कोई एक नगर निगम के अंदर प्लॉट है, उस पर नीचे 2 लेयर की मेरे हिसाब से पार्किंग बननी चाहिए, ऊपर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। बच्चों के लिए हेल्थ के लिए कुछ इस तरीके से हेल्थ क्लब खोल सकते हैं जिसकी बहुत मिनिमम फीस हो, जो लोग नहीं जा पाते जिम की ओर, उसमें पर्सनल ट्रेनिंग वगैरह और बहुत सारी चीज़ें जुड़ती हैं। एक अगर गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई आएगा इनिशिएटिव तो मुझे लगता है जनता उसे स्वीकार करेगी, वरना तो जनता को केवल मूलभूत सुविधाएं मिल जाएं तो जनता उसमें भी खुश है। अगर सड़क साफ सुथरी मिल जाए, धूल मिट्टी ना हो। आज भी आप यहाँ पे जब चलते हैं हाईवे पे, एनएच पे, तो दोनों तरफ बजरी का इतना है कि एक ट्रॉली बजरी इकट्ठी हो जाएगी, जबकि मुझे नहीं पता किस कारण है, वो एनएच की गलती है, पीडब्ल्यूडी की गलती है या सफाई कर्मचारियों की है। उसके आगे कूड़ा समय से निस्तारण हो जाए, कूड़े से बिजली बन सकती है। एक लाइट प्रॉपर जो स्ट्रीट लाइट वगैरह है जहाँ लोकेशन है वहाँ लगे, यही सब है। कुछ हिडन कैमरेस लगाए जाएं कि जो अपराध होते हैं उन्हें रोके, उससे सतर्कता भी बढ़ती है, पुलिस को भी उसके फायदे मिलते हैं। इस तरीके के वर्क करे जाएंगे जो जनता के भी हित में हो और समाज के भी हित में हो। अगर बात करते हैं पर्यटन मानचित्र पर लाने की, तो गिरिताल और द्रोणा सागर जैसे यहाँ पर पर्यटन स्थल बन सकते थे जिनके लिए दावे किए गए। जल भराव की एक बड़ी समस्या है, शहर आज भी उससे जूझ रहा है। तो वो जो आप ही के पार्टी के, चाहे वो एमएलए हो या पूर्व में मेयर रही हो, उन लोगों ने ये वायदे किए थे। इसमें जो आपने कहा वो मेरे पहले के सवाल का ही जवाब है। जब हम एक टीम मेट की तरह काम करते हैं तभी एफर्ट्स होती है। अगर आगे चलना है तो हमारे आज की जो परिस्थिति है, जो मैं पार्टी से और अपने शीर्ष नेताओं से यही बात की निवेदन कर रहा हूं कि अगर आप मुझे मेयर पद का उम्मीदवार घोषित करते हैं तो मैं वर्तमान जो एमएलए हैं त्रिलोक सिंह चीमा जी, उनके संग कंधे से कंधे बनाकर चलूंगा। हम 1 और 1 2 नहीं 11 साबित होंगे। अदरवाइज कोई और मेयर उम्मीदवार आता है तो वो उनके संग विपक्ष, पहले पूर्व में जो इलेक्शन हुआ है उसमें एक जना उनके संग खिलाफ लड़ा था और एक ने पार्टी विरोधी गरिया करी थी। आज की तारीख में जो मेयर साहब थी और जो हमारे वर्तमान विधायक थे, उनके बीच में संबंध बहुत मधुर नहीं थे। जब 2012-13 में पहली बार उषा चौधरी जी एज ए मेयर बनी और उस टाइम उनके पिताजी त्रिलोक जी के हरविंद सिंह विधायक थे, तो वो दोनों एक टीम की तरह काम करते थे। तो 2012 से लेकर 17 तक का बहुत कार्यकाल अच्छा रहा। उसके बाद कुछ आपसी मतभेद हो और हर जगह आप देखते हैं पार्टी हो, घर हो, परिवार हो, कोई संस्था हो, उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक, और राजनीति में राजनीति नहीं होगी तो क्या होगी। पर हाँ, ये बात परफेक्ट है कि अगर हम विपरीत दिशा में जाएंगे कि आप उत्तर में जाएं, विधायक और मेयर साहिबा दक्षिण में जाएं, तो काशीपुर का विकास असंभव है। कोई भी किसी तरीके से नहीं कर सकता क्योंकि 1 और 1 11 ही होते हैं, 2 नहीं होते राजनीति में। सामाजिक रूप से कई सेवाएं भी आप देते हैं, तो हमेशा आपने जो सेवाएं दी हैं वो गुप्त रूप से दी हैं, और इसमें चाहे एक गौ सेवा को लेकर के भी आपका एक बड़ा योगदान रहा है, गरीब कन्याओं की शिक्षा को लेकर के भी आप काफ़ी कुछ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब गोपनीय रही, अब अचानक से खुलकर सेवा का मन कैसे? ऐसा है, कोई भी धर्म हो,
अगर मुस्लिम धर्म भी है तो उसमें ज़कात निकलती है। जो सिखों का धर्म है उसमें एक सेवा का भाव होता है कि आपके इतने कुंटल चावल या गेहूँ होंगे तो हम इतना दान देंगे। और हमारा सबसे पुराना धर्म है, हमारे धर्म में भी दान का बहुत महत्व है। पैसे के 3 ही प्रयोग बताए गए हैं, सबसे पहला भोग, दूसरा दान, तीसरा नाश। तो मैं उसमें का अप्रोच वाला आदमी हूँ कि जितना मुझसे भोग होता है मैं भोग करता हूँ, बाकी मैं सब दान करता हूँ। तो एक गवर्नमेंट का भी इनिशिएटिव है कि अगर कोई कॉर्पोरेट कंपनीज होती हैं तो उनको 2% CSR देना पड़ता है। मैं अपने तरफ से ये मानता हूँ कि मैं 5 या 10% की कोशिश करूँ, और वही जो सेवा करी है उसी का मुझे लगता है पुरुषार्थ है कि मुझे इतनी जल्दी 7 दिन में इतनी लोकप्रियता मिल गई कि जो जनता के बीच में मैं एकदम अचानक आया। और आपका कहीं ना कहीं सही है कि मेरी लोकप्रियता के बहुत से लोगों के पेट में दर्द भी है कि ये 7 दिन में कहाँ से छा गया, पर वो मेरे पूर्व में करे हुए कार्य थे और जो भगवान ने गीता में सार दिया है उसी से द्वारा मैं सीख के आगे बढ़ना चाहता हूँ। और जो दान दिया जाता है उसका कभी भी दान का प्रोपोगेंडा या बखान नहीं करना चाहिए। इसमें एक तरफ तो ये भी कहा जा सकता है कि मछली के बच्चे को कोई तैरना नहीं सिखाता। दादा, फिर उसके बाद उनके पिता, और अब वह स्वयं राजनीति में सक्रिय रूप से उतरना चाहते हैं। तो ऐसे में ये कहना कि उनकी सक्रियता नहीं रही है, लेकिन पिछले कुछ रिकॉर्ड्स जो हमने देखे हैं उसमें चाहे RSS की बात हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात हो, तो कहीं ना कहीं जो पिछले चुनाव हुए हैं उनमें शक्ति प्रकाश अग्रवाल पूरे तरीके से चुनाव लड़ाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं सक्रिय रूप से संघ के कार्यों में जो भी उनकी शाखाएं होती है उनमें भी दिखाई देते हैं। अचानक से ये जरूर है कि उन्होंने राजनीति में अपना एक कदम आगे बढ़ाया है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि पार्टी क्या निर्णय लेती है, खास तौर पे तब जब कुछ चेहरे जो सामने आ रहे हैं आज दावेदारों में, उनके पीछे कई बड़े विवाद हैं, जिन विवादों से उनका गहरा नाता रहा है। तो क्या पार्टी एक बार फिर विवादित चेहरों को लेकर हार का कारण बनाना चाहती है, या फिर एक नए चेहरे के रूप में जो सामाजिक रूप से पहले ही अपने सेवाएं देते रहे हैं उन पर दांव खेलती है?